हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पेपर में आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सब्जेक्टेड टू ज्योग्राफी। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ यूएसए। अब यूएसए से रिलेटेड, अब देखिए हमारे पास यूएसए कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। बेसिकली नॉर्थ अमेरिका का मेजर एरिया जो है वो यूएसए ही कवर करता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास, एल्बर्ट मैकिनली, मोआना लिया या किलियुआ। सो करेक्ट आंसर है माउंट मैकिनले, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि माउंट मैकिनले जो है वो पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक है। जी हाँ, नॉर्थ अमेरिका का जो हाईएस्ट पीक है वो माउंटेन पीक वो माउंट मैकिनली है, जिसको पहले माउंट डेनेली के नाम से जाना जाता था। पहले इसका जो पुराना नाम था वो था माउंट डेनेली। अभी कुछ सालों पहले, अराउंड 6-7 ईयर्स पहले जो है इसका नाम चेंज करके माउंट मैकिनले किया गया था। ठीक है, तो आपको कॉन्टिनेंट वाइज स्टूडेंट्स ये जरूर पता होना चाहिए कि किस एरिया में बेसिकली हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो चलिए आपसे एक सवाल भी पूछ लेता हूं कि साउथ अमेरिका में हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि साउथ अमेरिका की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, विच कंट्री डू नॉट शेयर बॉर्डर विद बेलारूस। देखिए स्टूडेंट, आज की डेट में जो वर्ल्ड मैप है उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल जितने भी एग्जाम्स रिसेंटली हो रहे हैं उसमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन, स्पेशली जो हमारे पास रशिया यूक्रेन की वॉर से रिलेटेड जो भी कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। तो बेलारूस का क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? क्योंकि बेलारूस वो कंट्री है जो लगातार रशिया के सपोर्ट में हमारे पास दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी कंट्री बेलारूस के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हंगरी। हंगरी बेलारूस के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। और इसको समझने के लिए हम मैप की तरफ ही चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये रहा बेलारूस। बेलारूस और रशिया के बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। दोनों ही कंट्री एक दूसरे का हमेशा साथ देते दिखाई देते हैं। तो बेलारूस के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है? एक तो हमारे पास रशिया हो गया, फिर लातविया, लिथुएनिया, ठीक है, फिर पोलैंड है और यूक्रेन है। स्पेशली यूक्रेन इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब एक और सवाल यहां पर महत्वपूर्ण जो आपसे पूछा जा सकता था, जो अभी एचएस का रिसेंटली एग्जाम हुआ है लास्ट संडे, लास्ट टू लास्ट संडे, तो वहां पर एक सवाल पूछा गया था हमारे पास कि यूक्रेन के साथ कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो यानी कि यूक्रेन का बॉर्डर आपको अच्छे से क्लियर रहना चाहिए दिमाग में। तो देखो यूक्रेन के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है? रशिया तो करता ही है, तभी अटैक हुआ है। फिर बेलारूस है, ठीक है, पोलैंड है, फिर स्लोवाकिया है, हंगरी है, स्लोवाकिया, हंगरी, और साथ में रोमानिया और माल्डोवा। तो ये वो कंट्रीज हैं, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं हमारे पास, हाँ जी, टोटल 7 ऐसे कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर से मैं नाम रिपीट कर देता हूं, कौन कौन से कंट्रीज हैं। माल्डोवा फर्स्ट, सेकंड रोमानिया, थर्ड हंगरी, चौथा स्लोवाकिया, पांचवा पोलैंड, छठा बेलारूस और सातवां रशिया। तो ये 7 कंट्रीज हैं जो हमारे पास यूक्रेन के साथ यहां पर बॉर्डर शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर है ब्लैक सी। और देखो रशिया का कहीं ना कहीं प्लान ये है कि क्रीमिया, ये वाला हिस्सा जो था क्रीमिया, ये तो रशिया ने पहले ही अपने कंट्रोल में ले रखा है। अब रशिया का प्लान ये है कि ज्यादातर इस हिस्से पे भी कब्जा कर लिया जाए, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ताकि ब्लैक सी जो है वो उसके ऊपर पूरी डोमिनेशन किसकी हो जाए, रशिया की डोमिनेशन हो जाए, और यूक्रेन एक लैंडलॉक्ड कंट्री में तब्दील हो जाए। ये कहीं ना कहीं प्लान जो है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि रशिया के दिमाग में चल रहा है, मतलब कि व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में कहीं ना कहीं ये प्लान चल रहा है। लेकिन फ्यूचर बताएगा कि क्या होता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो है सिचुएशन थोड़ी बदल रही है और कुछ हमारे पास जगहों पर यूक्रेनियन फोर्सेस जो है एडवांस होती भी दिख रही हैं। तो बट लेकिन मैप अभी भी इंपॉर्टेंट है। आपसे आने वाले एग्जाम्स में यहां से सवाल पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। तो मैप को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तिरन और सनाफिर आइलैंड वर रिसेंटली इन न्यूज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन और सी। तो 2 आइलैंड्स के बारे में बात की जा रही है, तिरन और सनाफिर। ओके, चलिए दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दोनों आइलैंड न्यूज में थे। करंट के प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर है रेड सी। एक्चुअली ये दोनों आइलैंड ऐसे हैं बच्चों जिनके ऊपर कंट्रोल किसका है, जिनके ऊपर कंट्रोल है सऊदी का। और पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी पॉलिसीज में थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि बदलाव कर रहा है, स्पेशली टुवर्ड्स इजराइल। तो एक्चुअली क्या था कि ये जो आइलैंड से पहले इजिप्ट के कंट्रोल में हुआ करते थे, लेकिन इजिप्ट ने आइलैंड्स का कंट्रोल आगे चलकर सऊदी को ट्रांसफर कर दिया। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं इश्यूज जो थे, वो इजराइल भी इसमें एक थर्ड पार्टी था। तो फाइनली इन्होंने अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सुलझाने के लिए कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो
एग्जाम पॉइंट ऑफ से मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये समझना कि जो तिरन और स्नाफिर आइलैंड है ये दोनों सऊदी के कंट्रोल में है और रेड सी में हमारे पास देखने को मिलते हैं। सो बोथ स्नाफिर एंड तिरन आइलैंड लोकेटेड इन द स्ट्रेट्स ऑफ तिरन बिटवीन रेड सी एंड गल्फ ऑफ अकाबा विद इन द मैरीटाइम बॉर्डर्स ऑफ सऊदी अरेबिया। कहां पर आते हैं? विद इन द बॉर्डर ऑफ मैरीटाइम ऑफ सऊदी अरेबिया, अर्लियर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इजिप्ट, पहले इजिप्ट इनको एडमिनिस्ट्रेट करता था। ठीक है, तो अभी इनको लेकर जो फाइनली है सारी जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व आउट कर ली गई है। एक चीज और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है कि रेड सी की जब भी बात होती है तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को, हाँ जी, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कौन करता है? सुएज कनाल। याद रखिएगा इन दोनों को आपस में कनेक्ट कौन करता है? सुएज कनाल, जो विश्व की सबसे ज्यादा बिजिएस्ट कनाल में से एक है। सुएज कनाल जो है वो किस किस को कनेक्ट करती है? रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी। ये क्वेश्चन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ से याद रखना है। ठीक है, सुएज कनाल हमारे पास अभी न्यूज में भी थी पिछले साल, इसमें एक एवर ग्रैंड नाम का एक शिप जो है वो फंस गया था और उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में आपको पता होगा कि एक तरह से भयंकर लेवल पर जो ऑयल प्राइसेस हैं उनके जो रेट है वो बढ़ गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद भूटान। अब भूटान की बात हो रही है। जब भी हम भूटान की बात करते हैं तो भूटान एक ऐसा देश है बच्चों, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा, भूटान एक ऐसा देश है जो बहुत हद तक भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। भूटान के अंदर बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, स्पेशली जो बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट है वो इंडिया ही मैनेज करता है। बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो इंडिया ही मैनेज करता है और ये लोग इंडिया को अपना बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड भी मानते हैं। भूटान विश्व का इकलौता ऐसा देश है जो नेट नेगेटिव कार्बन एमिटर है। नेट नेगेटिव कार्बन एमिटर मतलब जितना कार्बन ये उत्सर्जित करते हैं उससे ज्यादा ये सोख लेते हैं। तो ये पूरे विश्व के लिए एक तरह से रोल मॉडल है कि कैसे आप अपने कार्बन एमिशंस को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं और इवन उन्हें नेगेटिव भी कर सकते हैं। हमारे देश के तो कार्बन एमिशन बहुत हद तक ज्यादा है। ठीक है, चाइना भी बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन करते हैं लेकिन सबसे नंबर 1 पे यूएस ही है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब यहाँ पर पूछा गया है लैंड बॉर्डर को लेकर, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये चारों ही हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर असम का है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है असम का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असम 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल 183 किलोमीटर एंड सिक्किम 32 किलोमीटर। और भूटान और इंडिया का एक कनेक्शन और बनता है। हाँ जी, कौन सा कनेक्शन बनता है भूटान और इंडिया का? तो चलिए वो कनेक्शन भी समझ लेते हैं। वो है हमारे पास डोकलाम डिस्प्यूट। याद रखिएगा डोकलाम इशू। डोकलाम इशू की जब भी बात होगी तो आपको याद रखना इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। कौन कौन सी 3 पार्टीज? एक तो भूटान, ठीक है, एक है इंडिया और तीसरा है चाइना। ये 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं डोकलाम डिस्प्यूट में। क्योंकि ये डोकलाम डिस्प्यूट है क्या? भारत की सीमा के साथ जो सिक्किम वाला एरिया है उसके साथ एक सटा हुआ एरिया है जिसका नाम है डोकलाम। ये एरिया है भूटान का। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, ये एरिया किसका है? ये एरिया है भूटान का। बिलोंग किससे करता है? भूटान का। अभी कंट्रोल में किसके हैं? हाँ जी, अभी कंट्रोल में किसके हैं? अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना। चाइना के कंट्रोल में है, एरिया बिलोंग्स टू भूटान। अब हुआ क्या कि कुछ समय पहले, हमारे पास 2-3 साल पहले एक हमारे पास इश्यू देखने को मिला कि चाइना चाहता था कि यहां पर वो एक हाईवे कंस्ट्रक्ट कर ले और उसने एक पूरी तैयारी भी कर ली और हाईवे का काम जो है वो उसने एक तरह से प्रोग्रेस में लाना शुरू किया। जब ये हाईवे बनाने शुरू किया तो इंडियन गवर्नमेंट ने पहले इस पर ऑब्जेक्शन दिखाई। जब चाइना ने इस बात को इग्नोर किया तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया और कहा कि कुछ भी हो जाए हमारी फोर्सेस ये हाईवे बनने नहीं देंगी। आपको सोचकर लग रहा होगा ये कैसा सिनेरियो है कि हम यहाँ पर चाइना को रोक रहे हैं भूटान के एरिया में कंस्ट्रक्शन करने से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोच के देखिए कि इंडिया एक ऐसे एरिया में दखल अंदाजी कर रहा है जो चाइना ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, कब्जे में लिया हुआ है, और एरिया वो भूटान का, तो हम वहां पे दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली रीजन ये है कि अगर यहां पर हाईवे बनता है तो चाइना उसका फ्यूचर में इस्तेमाल करके कभी भी जो भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब मैं बात करता हूं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की या चिकन नेक कॉरिडोर भी इसको बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या इसको एक और नाम से जाना जाता है दैट इज नोन टू बी चिकन नेक कॉरिडोर। इनका ऑब्जेक्टिव ये है बच्चों, ध्यान सुनिएगा,
इनका ऑब्जेक्टिव ये था चाइना का यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर हाईवे बना सकते हैं, अगर हमने यहाँ पर हाईवे बना लिया तो कभी भी हम फ्यूचर में इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, अब ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या करता है, इंडिया को, मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट करता है, मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट करता है। तो इनका ये ऑब्जेक्टिव था कि कभी भी हम डोकलाम हाईवे का यूज करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर सकते हैं। तो चाइना का ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर हम इसको ब्लॉक कर पाए तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ कनेक्शन है वो टूट जाएगा, और फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिनको, जैसे स्पेशली अरुणाचल प्रदेश जिसको चाइना साउथ तिब्बत कहकर बुलाता है, जबकि इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, हम सब जानते हैं, लेकिन चाइना अग्रेसिवली उसको अपना पार्ट बताता है। ठीक है, पता नहीं इनकी भूख कब खत्म होगी दूसरे एरियाज को कैप्चर करने की, जो ये लगातार बुली करते हैं आसपास के छोटे कंट्रीज को। और जैसे हमारे पास अगर हम बात करें चाइना सी में भी लगातार दूसरे की टेरिटरीज को कब्जाने की सोचते हैं। ये जो भूख है इनकी टेरिटोरियल एरिया की भूख, वो पता नहीं कब शांत होगी। ठीक है, कब ये पुरानी मानसिकता से बाहर आ पाएंगे। तो उसको देखते हुए इंडिया को समझ आ गया था कि ये आने वाले टाइम में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसीलिए इंडिया ने इस हाईवे की कंस्ट्रक्शन को रुकवा दिया, जो बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक था इंडिया का। तो डोकलाम डिस्प्यूट जो है वो अपने याद रखना, सिक्किम बॉर्डर के पास एक डोकलाम नाम का एरिया है जो एक्चुअली चाइना के कंट्रोल में है, एरिया भूटान का है, लेकिन इंडिया चाहता है कि चाइना वहां पर हाईवे ना बनाए। तो आई गेस कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। और इंडिया का वो स्टेट जिसका सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है हमारे पास, वो कौन सा स्टेट है, वो स्टेट है हमारे पास असम। ठीक है, वेस्ट हमारे पास असम के बाद हमारे पास आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल और लास्ट में सिक्किम। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन पीक एज पर द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। डिसेंडिंग मतलब कम होती हुई हाइट में आपको ये पीक्स को सेट करना है। कंचनजुंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, लोहत्से, सारी पीक ऐसी हैं जिनके नाम आपने शायद सुने ही होंगे। तो अगर हम इनको ऑर्डर में सेट करने की कोशिश करें तो एक चीज हमें कंफर्म है कि सबसे पहले तो माउंट एवरेस्ट ही आएगा, सबको पता होगा। तो यानी कि ऑप्शन या तो बी बनेगा या सी बनेगा, ये तो हम सबको पता है। अब देखो इसमें भी बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन एलिमिनेशन से आप इसको कर सकते हो। अब आपको पता होगा वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी सबसे हाईएस्ट पीक है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद वर्ल्ड की जो सेकंड हाईएस्ट पीक बनती है वो है माउंट केटू। ठीक है, माउंट केटू जो काराकोरम रेंज में आती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती कैप्चर किया हुआ है, नहीं हमारा ही एरिया। ठीक है, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन इसको बोलते हैं। थर्ड हाईएस्ट पीक, ठीक है, माउंट कंचनजुंगा। ठीक है, माउंट कंचनजुंगा, ठीक है, जो इंडिया में आती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो इसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट पीक आती है, ठीक है, वो है माउंट लोहत्से। ठीक है, माउंट लोहत्से, ये कहां है माउंट लोहत्से, ये है नेपाल चाइना बॉर्डर पे। और उसके बाद जो फिफ्थ सबसे हाईएस्ट पीक आती है वो है हमारे पास माउंट मकालू। ये बच्चे वर्ल्ड की टॉप 5 हाईएस्ट पीक्स हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आप ऑप्शन देखो, माउंट केटू हमारे ऑप्शंस में नहीं है। तो यानी कि अगर मैं सीक्वेंस में इसको अरेंज करूं तो सबसे पहले क्या आएगा, माउंट एवरेस्ट आएगा यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर उसके बाद माउंट कंचनजुंगा यानी ऑप्शन नंबर 1, फिर आ जाएगा माउंट लोहत्से यानी ऑप्शन नंबर 4, और लास्ट में ऑप्शन नंबर 2। तो करेक्ट आंसर मेरे पास बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसको आप एलिमिनेशन के थ्रू भी निकाल सकते थे। आपको पता है कि भाई अगर आपको टॉप 3 भी पता है, देखो कई बच्चों ऐसे होंगे जिनको ये लोहत्से और मकालू के बारे में नहीं पता होगा, तो वो भी इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। अगर केवल आपको टॉप 3 पता हो तो भी आप इसको आंसर कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू। तो एटलीस्ट आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होती है ना बच्चों, तो कई बार वो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर देती है। हाँ, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि अगर हमने क्वेश्चन कर लिया है तो आप एटलीस्ट ये भी याद रखेंगे कि विश्व की चौथी और पांचवी माउंटेन जो है उसका नाम है माउंट लोहत्से। माउंटेन पीक जो है वो है लोहत्से और मकालू। ठीक है, ये कहां पर है, नेपाल चाइना बॉर्डर पर ये एरियाज आपको देखने को मिलेंगे। हाँ जी, क्लियर। तो इनको अब आप देख लीजिए, करेक्ट ऑर्डर है माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट है 8848 मीटर, माउंट कंचनजुंगा, फिर लोहत्से, फिर मकालू। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमारे पास बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फॉर्मर नेम ऑफ गुलमर्ग हिल स्टेशन। अब तुम कश्मीर की जब भी बात करते हो, सबसे सुंदर पहाड़ कहा जाता है, सबसे सुंदर एरिया कहा जाता है गुलमर्ग है। और बहुत से यात्री जो है वो यहाँ पर जाना प्रेफर भी करते हैं। लेकिन इसका पुराना नाम क्या है, देखिए आपको पहले तो यही मैं बता दूं कि कश्मीर का नाम कैसे कश्मीर पड़ा, ऋषि कश्यप के नाम पर। हाँ जी, जी हाँ, ऋषि कश्यप के नाम पर कश्मीर का नाम जो है वो कश्मीर पड़ा। हाँ जी, क्लियर। तो ओल्ड नेम हमारे पास अभी भी कश्मीर चलता आ रहा है,
और यहाँ पर बहुत से पहले मंदिर भी हुआ करते थे किसी टाइम पर, ठीक है। अब तो खैर उस लेवल पर आपको पता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है हमारे पास। कश्मीर में हमारे पास डेली अपने सुनते होंगे वायलेंस की खबरें हमारे पास देखने को मिलती हैं। तो जो गुलमर्ग हिल स्टेशन का जो ओल्ड नेम है वो है बच्चे गौरी मार्ग। जी हाँ, गौरी मार्ग। तो आपको ये बता दूं कि हमारे पास द फॉर्मर नेम ऑफ द गुलमर्ग गौरी मार्ग, द पाथ ऑफ गॉडेस गौरी, ठीक है। जो हमारे पास देवी गौरी है उनके नाम पर बेसिकली इस हिल स्टेशन का नाम गौरी मार्ग हुआ करता था, जिसको बाद में बदलकर गुलमर्ग कर दिया गया, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, पेपर में क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, सेकंड बिगेस्ट आइलैंड रिवर इन एशिया। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे पता है कि 99% बच्चों को ये चीज पता होगी। हाँ जी, 99% बच्चों को ये चीज पता होगी। वो क्या कि भाई वर्ल्ड का और इंडिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, सॉरी लार्जेस्ट रिवर आइलैंड आई गेस सबको पता होगा कि हमारे पास कौन सा है, मजोली। मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, जो कि हमारे पास कहां है, असम में है। ब्रह्मपुत्र रिवर इसको बनाती है। बहुत बार हम एमसीक्यू में भी ये चीज पढ़ चुके हैं। और ये इकलौता ऐसा आइलैंड है जिसको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस भी प्रोवाइड किया गया है। ये इकलौता ऐसा आइलैंड है जिसको हमारे पास डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। काफी बार न्यूज में होता है, बहुत सारे सवाल इससे पूछे गए हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है क्वेश्चन को। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड बिगेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ एशिया। पहली बात तो ये आइलैंड भी इंडिया में है, ठीक है। पहला सवाल का आंसर मैं आपको दे दूं कि आइलैंड इंडिया में है और इसका नाम है नोंगखान्नुम रिवर आइलैंड। हाँ जी, क्लियर। अब आई डोंट एग्जैक्टली नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट नोंगखान्नुम रिवर आइलैंड। इसको एग्जैक्टली शायद हो सकता है लोकल लैंग्वेज में किसी और तरह से प्रोनाउंस करते हो। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो ये जो आइलैंड है वो आपको देखने को मिलेगा हमारे पास कहां पर, इन द स्टेट ऑफ मेघालय। ये वही स्टेट है भारत की जहां पर बहुत बड़े लेवल पर आपको बारिश भी देखने को मिलती है बच्चों। तो बहुत बड़े लेवल पर बारिश होने के साथ साथ, हाँ जी, ये भी मैं आपको बता दूं कि बारिश होने के साथ साथ यहाँ पर आपको विश्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भी देखने को मिलेगा। कौन सी रिवर यहाँ पर सब्जेक्टेड है, अब आपको पता होगा कि मजोली आइलैंड में, तो आपको पता है कि कौन सी रिवर सब्जेक्टेड है, ब्रह्मपुत्र। मजोली आइलैंड जो है वो किसके द्वारा, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये आइलैंड जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, बाय द वेकंशी, ठीक है। वेकंशी के द्वारा इस आइलैंड की फॉर्मेशन जो है वो की जाती है, ठीक है। तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं याद रखनी है कि कौन सा आइलैंड यहाँ पर इन्वॉल्व है, वेकंशी, सॉरी रिवर आइलैंड कौन सी इन्वॉल्व है, वकंशी। और इसके थ्रू जो बनता है दैट इज नोंगकुन्नम रिवर आइलैंड, ठीक है। तो एक और अच्छा क्वेश्चन, और मेघालय आपको पता है कि अपनी रेनफॉल के लिए फेमस है, ठीक है। विश्व की सबसे ज्यादा वेटेस्ट रीजन जो है वो हमारे पास यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक ऑफ हिमालय इज नॉट इन इंडिया। इंडिया में कौन सी हिमालयन पीक जो है वो देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो आंसर हमारे पास अगर मैं बात करूं, ऑप्शंस है अन्नपूर्णा, नंदा देवी, माउंट केमट और कंचनजुंगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, माउंट केमट और कंचनजुंगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अन्नपूर्णा, ठीक है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। हमारे पास अन्नपूर्णा माउंटेन पीक हिमालय नॉट इन इंडिया बिकॉज इट इज इन द माउंटेन रेंज इन नेपाल। तो ये नेपाल की माउंटेन रेंज है। देखो नंदा देवी की बात करें, बहुत से पेपरों में नंदा देवी को लेकर, माउंट नंदा देवी को लेकर सवाल पूछा गया है। कहां पर है, इन द चमोली गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, बिटवीन द ऋषिगंगा वैली एंड द वेस्ट एंड द गोरीगंगा वैली ऑन द ईस्ट। तो नंदा देवी बहुत ही फेमस माउंटेन पीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक। So Kemet is the second highest mountain of गढ़वाल region of उत्तराखंड आफ्टर नंदा देवी। तो हमारे पास अगर गढ़वाल रीजन की बात करूं, जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो नंदा देवी है। सेकंड है माउंट केमट। माउंट केमट के बारे में भी कई बार सवाल पूछा गया है कि माउंट केमट भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि माउंट केमट जो है, हाँ जी, वो भारत के, याद रखिएगा, वो भारत के हमारे पास उत्तराखंड राज्य में जो है वो स्थित आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह के सवाल हमारे पास पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी अगर हम बात करें, कांस्टेबल का पेपर हुआ था, ठीक है, पंजाब कांस्टेबल का पेपर हुआ था, तो उसमें हेड कांस्टेबल बेसिकली, तो उसमें एक सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा हिल स्टेशन जो है आपको शिमला में देखने को नहीं मिलेगा। उसमें चक्राता नाम का हिल स्टेशन जो है वो पूछा गया था।
और चक्राता हिल स्टेशन आपको पता है कि उत्तराखंड में है। बाकी जो ऑप्शन थे वो हमारे पास हिमाचल के थे। हाँ जी, क्लियर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत का कौन, जब डिवीजन ऑफ हिमालयस पढ़ते हैं तो कौन सा डिवीजन जो है वो ह्यूमंस के लिए सबसे ज्यादा फ्रेंडली है और जिसमें सबसे ज्यादा हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं। इन द विच डिवीजन ऑफ हिमालयस यू एबल टू सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ हिल स्टेशन। क्योंकि ये टॉपिक जो है हमने कवर किया हुआ है, डिवीजन ऑफ हिमालयस को लेकर हमारे पास सवाल पूछे जाते हैं, हिल स्टेशन को लेकर जो है सवाल देखने को मिलते हैं अलग अलग पेपर्स में। तो चलिए जी नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोनोकल्चर इज अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एग्रीकल्चर को लेकर हमें पता है बच्चों सवाल पूछे जाते हैं, तो एग्रीकल्चर एक और इंपॉर्टेंट हमारे पास एस्पेक्ट हो जाता है। तो मोनोकल्चर इज अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सब्सटेंसिव फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो करेक्ट आंसर की जब मैं बात करता हूं तो यह है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अभी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या है आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो मोनोकल्चर में क्या होता है कि लगातार साल में हर साल हम एक सिंगल क्रॉप जो है एक वाइड एरिया पे ग्रो करते हैं फॉर द लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्टिव ईयर्स। तो इसको बोलते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। लाइक अगर आप वीट उगा रहे हैं तो वीट ही उगाते रहेंगे, राइस उगा रहे हैं तो राइस ही उगाते रहेंगे, लगातार आप एक ही क्रॉप को लगातार उस एरिया में ग्रो करते रहेंगे। तो उस तरह की एग्रीकल्चर को हम मोनोकल्चर कहते हैं। अब एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, पेपर में अगर सवाल आ जाए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, एक सवाल ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में किस क्रॉप का, ठीक है, जो कल्टीवेशन है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस किस क्रॉप का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो है बच्चे वीट। ये चीज याद रखिएगा क्योंकि बहुत से बच्चों को लग सकता है राइस हो सकता है, लेकिन यहां पर मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा जो कल्टीवेशन जिस क्रॉप का बड़ा है वो वीट है एज पर द गवर्नमेंट डाटा। ठीक है, तो इसमें वीट राइस में कंफ्यूजन हो सकती है, किसी और क्रॉप में भी आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन करेक्ट आंसर मेरे पास वीट रहेगा। ठीक है, तो ये सवाल जो है वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार के बारे में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में हमारे पास कोई ना कोई सवाल जो है वो अंडमान निकोबार से रिलेटेड देखने को मिल ही जाता है। लेकिन आज हमने थोड़ा सा अलग सवाल पूछा है क्योंकि हमारे पास डिविजन्स के बारे में तो हम बहुत बार सवाल पूछ ही चुके हैं, कितने आइलैंड्स हैं, कैपिटल क्या है, वो सब पूछते रहते हैं। अंडमान में आपको पता है कि हमारे पास अगर हम बात करें एक्टिव वोल्केनोस के बारे में क्वेश्चन आता है, बैरन आइलैंड, अंडमान। ठीक है, तो लेकिन यहां पर पूछा गया ऑफिशियल लैंग्वेज, ये नहीं पूछा गया, आप देखो क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात, यहां पर पूछा गया ऑफिशियल लैंग्वेज, ये नहीं पूछा गया कि कौन सी लैंग्वेज मोस्ट स्पोकन है। ध्यान से सुनना, तो करेक्ट आंसर है मेरे पास हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा गया है, करेक्ट आंसर में आपने याद रखना है फिर हिंदी आएगा। देखो अब ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, अब यहां पर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। दो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अंडमान निकोबार इज हिंदी। इंग्लिश इज ऑल्सो द डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द आइलैंड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इंग्लिश के इसको भी डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? बंगाली। ये लैंग्वेज को लेकर थोड़ा सा ना क्वेश्चन जो है वो ट्विस्ट एंड टर्न किया जा सकता है, थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक चीज और यहां पर अगर मैं बात करूं, भारत में लैंग्वेजेस को लेकर सवाल जो है बहुत सारे बन जाते हैं क्योंकि लैंग्वेजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा भारत में कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है। भारत की टोटल कितनी लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था स्टूडेंट आज का सेशन, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हैं, अगर आप इस बार अच्छे से एक्साइज इंस्पेक्टर वीडियो, PSSB और सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो हम 50 डेज का क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। ये क्रैश कोर्स शुरू होगा 3 नवंबर 2022 से, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। ऑफलाइन में ये कोर्स रहेगा 5000 का, ऑनलाइन में रहेगा 3500 का। बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएगी, फ्री में दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप ये कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते और टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ऑनगोइंग है, जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है। जी हाँ, आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है कितनी नहीं, ये आप यहां से चेक कर सकते हो। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी सीरीज जो है उसमें काफी रिसर्च करके जो क्वेश्चंस है वो डाले गए हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो इसमें भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।